नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि आधारभूत ढांचे में, चाहे वो सड़कों की बात हो, वो एयरपोर्ट की बात हो, बंदरगाह हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इलेक्ट्रिक ग्रिड हो, सभी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लगातार आता रहा है। और ये इस बात को कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि देश के डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, उसमें प्राइवेट सेक्टर के, निजी क्षेत्र के रोल पे पूरी की पूरी जो है वो दृष्टि बदली है। पहले पूरी की पूरी दृष्टि इस बात पे लगी रहती थी, पूरा ध्यान इस बात पे लगा रहता था कि हमको तो सिर्फ चुनाव जीतना है, हम नारेबाजी से चुनाव जीत जाएं, हम जातिवाद से चुनाव जीत जाएं, हम पैसे से चुनाव जीत जाएं। लेकिन अगर कोई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके अंदर इतने रोड़े अटकाए गए कि हमेशा वो बहुत सारे लोगों के लिए रेंट सीकिंग का, यानी कि एक ऊपर की आमदनी का जरिया पूरे के पूरे देश को बना दिया गया। अब उस किसने बनाया, क्यों बनाया, ये तो हम समझ ही सकते हैं कि क्यों बनाया। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस भाषा में बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री का नाम पसंद नहीं है। उसके अधिकतर तो आइडियोलॉजिकल कारण है, दूसरे राजनीतिक कारण है। वो वास्तविक धरातल पे ना तो तथ्यों की विवेचना कर रहे हैं, ना जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको मानने को तैयार हैं। वो लगातार एक झूठ का वितंडा खड़ा करते रहते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह से जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो हार जाए, चुनाव हार जाए। तो कई जगह छोटे मोटे चुनाव 2018 में भी हार गए, है ना। लेकिन उससे हुआ क्या, जैसे ही पार्लियामेंट का चुनाव आया उनको फिर उसी से पहले से बढ़िया जो है ना वो जनता का समर्थन मिला। और 2024 में भी यही आकलन है। जो लोग वास्तविकता में विश्वास रखते हैं, जो लोग वास्तविक आंकड़ों को देखते हैं, हवाबाजी नहीं करते। हमारे देश में एक बहुत बड़ा हवाबाज समूह है जो कि हवा बनाते रहता है। उनका मुख्य कारण यह है कि जो जनता ने परिवर्तन किया है, जो वोट के जरिए उन्होंने सत्ता में परिवर्तन किया है, वो किसी तरह से वापस बिखर जाए और पुराने लोग वापस आ जाएं। तो अगर जनता चाहेगी तो आ जाएंगे। अब जनता क्यों चाहेगी, कैसे चाहेगी? जनता को भी ये दिख रहा है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बदलता चला जा रहा है। अब पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन सामने आ रहा है। उसके बहुत सारे अंग हैं, उसमें सड़क की भी बात है, उसके अंदर एनर्जी सेक्टर की भी बात है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये कंसेप्ट पहले कभी थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, PIL, प्रोडक्टिविटी लिंक बेनिफिट, ये कहाँ थे? प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना और उनको एक कॉम्पिटिटिव आर्म बनाना देश की इकोनॉमी की, ये पहले कब हुआ करता था? देखिए, ये बात फिर निर्माण करनी जरूरी है कि जब हमारे देश में समाजवाद की आंधी चल रही थी, जबकि हमारे यहाँ जनता पार्टी का शासन था, श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उस समय देश में से IBM को भगा दिया गया, कोको कोला को भी भगा दिया गया। जबकि हो क्या रहा था कि चीन पूरा का पूरा वामपंथी कचरा जो है वो पीले समुद्र में डाल करके दुनिया भर में घूमने के लिए देंग निकल पड़े थे। और वो नई टेक्नोलॉजी, नए कामकाज करने के तरीके, मशीनें बोल रहे थे अमेरिकन्स को और इंग्लैंड के और यूरोप वालों को आप तो आ जाइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, पैसा लेके आइए, हमारे लोगों को काम दे दीजिए और हमारे छात्रों के यहाँ पे पढ़ने दे दीजिए। लेकिन हम लोग तो समाजवाद की ढोल बजा रहे थे। हमारे यहाँ ये स्वप्न लिए जा रहे थे कि समाजवाद की अगली पीढ़ी में क्या होगा, फिर उससे अगली पीढ़ी में क्या होगा, और फिर देश में क्रांति आ जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया तो बदलनी नहीं, लेकिन वामपंथियों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, जिन्होंने 2, 3, 4 पीढ़ियों को एक तरह से कहें कि
उनकी मानसिकता में एक लगातार क्रांति का जहर डाल करके, लगातार झगड़े का एक मंत्र डाल करके, लगातार वर्ग संघर्ष की बातों को पेल करके उनका 2-3 पीढ़ियों का जीवन नष्ट कर दिया। खैर अब ये तो सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है कि इसमें कोई व्यक्ति भी गलती करके सीखता है तो उसकी भी कॉस्ट उसको भुगतनी पड़ती है, उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो समाज भी, पूरा देश भी, वो भी बहुत सारी बड़ी गलतियां करता है, उसका भी असर उसको, देश को भुगतना पड़ता है, वहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। और फिर कहीं एक नई विचार आता है और कोई एक नई दृष्टि आती है तो डिटेल में तो हम जा सकते हैं, क्योंकि इन सभी बंधुओं पे मुख्य बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री तो बोलने में क्या, शेयर मार्केट का नाम ले रहे प्रधानमंत्री। पहले किसने लिया, वो ले गया और शेयर मार्केट बढ़ गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बार का नाम लिया, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ह्यूज लिटरेसी भारत में हो रहा है। जबकि एक समय था जबकि रवीश कुमार, देश के रवीश कुमार बोला जाते थे कि एक मालन जो है वो कैसे यूपीआई, कैसे जो है ना वो मोबाइल से फोन करेगी, एक खोमचे वाला कैसे करेगा, तो उन महाराज को अब आ जाना चाहिए। और ये तो ये हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए जो है वित्त मंत्री थे देश के, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। फिर हमारे देश के बहुत सारे नेता तो हैं, अब वो इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन ये मुख्य बिंदु है कि इस सरकार में मोदी जी के आने के बाद में इसमें आंकड़ों के आधार पे देखिए, नारेबाजी का तो कोई उत्तर हो नहीं सकता है, नारेबाजों को ये बातें कभी समझ में आएंगी नहीं। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल बेनिफिट को समझते हैं, फाइनेंशियल गणनाओं को समझते हैं, या कि उनके सामने दिख रहा है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है ना सामने लगातार हो रहा है, 2030 तक कभी 4.5 ट्रिलियन जो है ना यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, नए के नए एयरपोर्ट बनते चले जा रहे हैं। देश की कंपनियां, पहले कब उन्होंने 1500 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो तो उसको कोई बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया है। उनको पता है कि आज रेल में कितनी भीड़ चल रही है, आज प्लेन में कितनी भीड़ चल रही है, किस तरह से जो है ना वो एयरपोर्ट है उनकी संख्या बढ़ रही है, वहां पे आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस चालू हो गया है, जो कि पहले के विचार से, जो पहले की, कुल मिला के देखिए इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, वामपंथी और समाजवादी नीतियों के निर्धारित रहता था कि सब कुछ काम हो ना हो, उनको तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फोकस कभी इस देश में रहा ही नहीं। नारेबाजी पे अधिक फोकस रहा, जातिवाद पे अधिक फोकस रहा, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे अधिक रहा। तो ये भी सामने लोगों को दिख रहा है, और कितने भ्रष्टाचार के जो है वो केस सामने आ रहे हैं। और एक तो बात है कि 300 करोड़ रुपए एक भाई साहब घर पे से निकल आया है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, और दूसरी नई पार्टियों के मेंबर तो जेल में बैठे हुए हैं, जो भी पिछले 10 साल में खड़ी हुई हैं। बड़े पढ़े लिखे उनके नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी जगह पढ़ाइयाँ करके आए हैं देश में विदेश में, और वो किन्हीं लोगों को अनपढ़ बता रहे हैं। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि बैंकों में 1 लाख करोड़ से अधिक का लाभ पीएसयू बैंकों में कब हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो 600 रुपए के आर पार क्यों चला गया। एचएल में तो देखिए कि जैसे रॉकेट लग गया है, और इतने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि दुनिया भर की कंपनियां खड़ी हो गई हैं। इवन लार्सन एंड ट्यूब्रो का शेयर कहां पहुंच गया है, एचएल तो अपनी जगह से 5 गुना चला गया, कभी 1000-1200 होता था, उसके बाद में अभी वो 2600-2800 जो है वो स्प्लिट होने के बाद में है, यानी कि पुराने हिसाब से देखा जाए तो 5-6 गुना चला गया, और दूसरे भी बहुत सारे शेयर चले गए। तो और फिर देश का कैपिटलाइजेशन और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और वो उनके बारे में बताया जाता है कि एलआईसी बिल्कुल बर्बाद होगा। इस पर हमने छोटी मोटी बातचीत की, यानी इन बात को रिपीट करना जरूरी है। उनका कहना था हमारे महान बुद्धिजीवियों को एलआईसी बर्बाद हो जाएगा, एसबीआई बर्बाद हो जाएगा, देश बिक जाएगा।
लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। उनकी शायद समझ और अकल गिरवी रखी गई है। तो खैर छोड़िए, जिनको जैसा करना है वैसे करते रहेंगे। कि हमने बातचीत की देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल के बारे में, पुश के बारे में, और जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये टर्मिनोलॉजी देखिए पहले कभी यूज नहीं होती थी। पहले तो हमें जाति को आगे लाना है, वो करिए आप, वो सब कुछ करते रहिए। अगर संसाधन बढ़ेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उसका इस्तेमाल सभी करेंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो। हमारे एजुकेशन में तो ये क्या हुआ है पिछले 60-70 साल में कि हमने पूरे देश को एक कोचिंग का हब बना के रख दिया है। कोचिंग वाले अब नौकरी लोगों को लेने नहीं देते, ऐसा सुनने में आया है। कितने सारे लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। उसके अंदर लगातार एक पेपर लीक होता है, फिर दोबारा लीक होता है, फिर तिबारा लीक होता है, और हर बार आदमी जो कोचिंग करने के लिए हजारों रुपए बच्चों को देने पड़ते हैं। तो हमने बातचीत की मोदी के आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फोकस की, और हम तथ्यों बात कर रहे हैं, सारे आंकड़े हैं। ये सभी जो क्षेत्र हैं इसको एक साथ नहीं निपटाया जा सकता, एक समरी लगा दी गई है जिससे हमको समझ में आए। और हर क्षेत्र पे, चाहे वो रोड का हो, रेलवे का हो, पोर्ट का हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो, उन सब पे हम एक एक करके आंकड़ों के सहित, स्थापित आंकड़ों के सहित बातचीत करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।